हाय मेरे वीर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर में कई नेताओं के मैंने इंटरव्यू लिए हैं और मैंने कई ऐसे नेताओं के इंटरव्यू आपके सामने पेश किए, पर एक ऐसे नेता का इंटरव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसका मुझे लगता है कि रामनगर में कई लोगों को इंतजार था। मैं बात कर रहा हूं भाजपा के कद्दावर नेताओं में से एक, रामनगर के वरिष्ठ नेताओं में से एक राकेश नैनवाल जी का, जिन्हें कहा जाता है कि वो 2017 में भी उनकी प्रबल दावेदारी थी, किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन 2022 में भी उनकी प्रबल दावेदारी थी, लेकिन भाजपा हाईकमान ने उन्हें मंडी समिति का अध्यक्ष बना के लॉलीपॉप पकड़ाकर साइड कर दिया। राकेश नैनवाल एक ऐसे नेता माने जाते हैं जिनका संगठन में मजबूती है, बहुत ज़बरदस्त उनकी पकड़ है और दिल्ली में उनका सीधा संपर्क है, संगठन के उच्च नेताओं के साथ वो रहते हैं। लेकिन उनके साथ एक कमी बताई जाती है कि जन नेता नहीं है, यानी जनाधार उनका नहीं है। साथ में ऐसे कठिन सवाल मैंने उनसे पूछे हैं। राकेश नैनवाल के बारे में कहा जाता है कि वो ठाकुर ब्राह्मण राजनीति में बड़ा उलझे रहते हैं, ये सवाल उनसे मैंने पूछा है। और निश्चित रूप से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं राकेश नैनवाल का इंटरव्यू ले रहा था और कठिन सवालों की झड़ी में उनके सामने पेश की और जिस आत्मविश्वास के साथ वो जवाब दे रहे थे, मैं सच में उनका मुरीद बन गया। मुझे लगता है कि भाजपा संघ की एक खूबी है कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ता उसके पास हैं कि वो लाजवाब करते हैं अपनी बातों से, और सबसे ऊर्जावान इंटरव्यू मुझे लगा है जो अब तक मैंने इंटरव्यू लिए हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहता हूँ कि आपका चैनल है रवि के बिंदास बोल, इसको सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले वीडियो अच्छा लगे शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइए ताकि लाइव नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और जैसे कोई इंटरव्यू हो आपके सामने वो आ सके। तो राकेश नैनवाल की बात करते हुए मैं आगे बढ़ूँ तो उन्होंने जिस तरह से संगठन में पकड़ बनाई है अपनी, उनके जो बात करने का ढंग है, उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है और निश्चित रूप से उन्होंने कहा पार्टी मुझे टिकट देती है नहीं देती है, लेकिन मैं चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राकेश नैनवाल इतना बेहतरीन इंटरव्यू देंगे। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को अंत तक आपको जरूर सुनना चाहिए। फिलहाल उनकी कई कटु आलोचक भी हैं, लेकिन हर नेताओं के अपने आलोचक भी होते हैं, समर्थक भी होते हैं। आप इस इंटरव्यू को सुनिए और उनके लाजवाब जवाबों से आप उनके मुरीद हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। सुनिए इंटरव्यू। मेरा नाम राकेश नैनवाल है और मैं रामनगर के ग्राम ढिबली का स्थायी निवासी हूँ। वहाँ से पूर्व में ग्राम प्रधान भी रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के नाते मेरे पर दायित्व है और मंडी का चेयरमैन भी वर्तमान में मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है। इससे पूर्व में मैं मंडल का अध्यक्ष रहा, 2 बार जिला का महामंत्री रहा और उससे पहले युवा मोर्चा में 4 साल मैंने काम किया पूरे प्रदेश के अंदर, और बूथ समिति में मैंने काम किया है। लगातार 17 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। भाजपा वापसी करेगी? इसमें कोई ये प्रश्न तो होना ही नहीं चाहिए, तो कोई शक की बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से पुनः वापसी करेगी और बहुत अच्छे बहुमत के साथ करेगी। रामनगर में वापसी करेगी भाजपा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी रामनगर में भी वापसी करेगी, क्यों नहीं करेगी। बिल्कुल एकदम पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और बाकी हम लोग अगर कहीं नाराजगी होगी तो हम जनता से बातचीत करके उसको दूर करेंगे। पर मैंने सुना कि रामनगर में जबरदस्त गुटबाजी है। नहीं, अब कौन कह रहा है, वो तो कांग्रेस के लोग बोलते रहते हैं, उनका क्या, उनको खुद का पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। किस बात की गुटबाजी है? हर व्यक्ति अपने आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है, तो उसको गुटबाजी से नहीं देखा जाना चाहिए। और अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी में सब भाजपा के लिए ही काम करते हैं। और लोग कहते हैं कि गुटबाजी के केंद्र में राकेश नैनवाल रहते हैं, दूसरे गेट में, जिसमें इंदिरा रावत का भी खेमा है, वो भी खेमा है। नहीं, कोई खेमा है ही नहीं। काहे कि गुटबाजी के केंद्र में रहते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लगातार 17 वर्षों से मैं मेहनत कर रहा हूँ पार्टी के लिए, तो इसमें गुटबाजी का कहाँ सवाल उठता है। हर व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसको गुटबाजी से नहीं देखा जाना चाहिए। चलिए ठीक है, रामनगर में भाजपा ने क्या विकास कार्य किए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया ये आप बताइए मुझे। भारतीय जनता मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूर्व में भी लोगों को बताता हूँ और ये बात सत्यता भी है कि 60 साल देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया। विकास के मामले में बहुत ज़्यादा हम पिछड़ चुके थे। विगत 7 वर्षों से केंद्र में हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। उससे पूर्व में मैं अटल जी की सरकार रही। दोनों केंद्र की सरकारों में अभूतपूर्व काम हुए, अच्छे काम हुए। अटल जी ने हमको हर घर को, हर गाँव को सड़क से जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमको दी, जिसका उत्तराखंड को विशेष फायदा हो रहा है। हमको मोदी जी ने विशेष योजनाएं दे दी हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के काम हमको मोदी जी ने दे दिए। हमारा उत्तराखंड का बजट 25,000 करोड़ का, मोदी जी ने हमको 1 लाख करोड़ रुपए दे दिया। मतलब इतने लाख रामनगर में आप एक उच्च कोटि का अस्पताल नहीं बना। तो रामनगर की गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र, रामनगर में निश्चित तौर पर देखिए, रामनगर में भी हमारे बहुत सारे विकास के काम हुए, बहुत सारे होने बाकी हैं। और चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि समस्या इतनी है कि वो विकास के काम कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और जहाँ तक अस्पताल की बात है, स्वास्थ्य सेवाओं में पूरा उत्तराखंड ही बदहाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। हम लोगों ने यथासंभव प्रयास किया है कि उसको कैसे अच्छा किया जाए। हमारे यहाँ उत्तराखंड में कोई भी डॉक्टर नीचे से आना नहीं चाहता है। जनरल खंडूरी जी के समय में हम लोग प्रावधान लेके आए कि हम अपने बच्चों को, खंडूरी जी ने कहा कि हम अपने ही युवाओं को जो है यहाँ डॉक्टर बनाएंगे ताकि वो पहाड़ में सेवाएं दें। 75,000 रुपये में कहाँ MBBS डॉक्टर बनता है बताइए पूरे देश के अंदर? 75 लाख रुपये लगते हैं
75,000 रुपया हमारी सरकार ने देना शुरू किया, और वो भी लोगों को जो युवक अपने MBBS डॉक्टर बनना चाह रहे थे उनको वो पैसा भी बैंक से दिलवाया गया, ताकि हमारे उत्तराखंड में डॉक्टरों की जो कमी है वो पूरी हो सके। क्योंकि स्ट्रक्चर खड़ा करना अलग बात है, मेन चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं आना चाहते कोई, तो डॉक्टरों को हम अपने ही बनाएं। ये हमारे खंडूरी जी ने शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने उसको धराशायी कर दिया, पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। तो इसलिए आज हमको कहने की दिक्कत हो रही है, लेकिन हमारी लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छा कर सके, और करने का प्रयास हो रहा है। अच्छा, लेकिन PPP मोड में जब अस्पताल गया है आपका, तो ये माना जाता है कि वहाँ अगर कोई गर्भवती महिला गई तो उसका मरा हुआ बच्चा ही वहाँ से वापस आएगा। ये नहीं, ये पता चल गया है, ये केवल आरोप है। ये केवल, देखो, ऐसा कहना संभव नहीं है। नहीं, मैं मानता हूँ। देखिए, बात सुनिए, जब आपका बैड लक होता है, जब कोई घटना आपके साथ घटित होने वाली होती है, तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके भी घट जाती है। लेकिन ठीक है, नाम हो जाता है, मैं मानता हूँ। मैंने शुरू में भी कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हम पीछे हैं, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन 800-900 आपकी ओपीडियाँ डेली यहाँ पर हो रही हैं। अगर ऐसा होता भी यहाँ लोग अपना ओपीडी कराने क्यों आते? तो इसलिए ऐसा नहीं है। PPP मोड इसलिए दिया कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो PPP मोड में जो व्यक्ति को ठेका दिया गया है वो व्यक्ति अपने डॉक्टर्स लेके यहाँ पर आया है। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम अक्सर सवाल पूछते हैं नेताओं से, पर ये बात राकेश सनवाल जी ने मेरे मुंह की बात छीनी है। हमारे पास डॉक्टर नहीं है, सबसे बड़ी समस्या होती है डॉक्टरों की। स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, पर डॉक्टर कहाँ से लाएं? सब्सिडी में डॉक्टर पढ़ाए गए, और ये मैं सब शुरू से आवाज़ उठाता रहा हूँ कि अगर आपके पास डॉक्टर नहीं आएंगे तो स्ट्रक्चर खड़ा करके क्या करेंगे आप लोग? ये मैं इनकी बात से सहमत हूँ। आप विधायक के कोई 5-6 कार्य गिना दीजिए मुझे, आप रामनगर विधायक। देखिए, अब वो तो नहीं, देखिए, एक्चुअली ऐसा है, इस बारे में तो ज़्यादा बेहतर वही बताएंगे। लेकिन जो हमारे रामनगर में है, डेवलपमेंट के हम लोगों ने काम किए हैं। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी सरकार ने हमको बसपोर्ट रामनगर में दिया है, उस पर काम चल रहा है। हमारी सरकार ने हमको डिग्री कॉलेज, जो कांग्रेस कहती है कि हमने मालधन में डिग्री कॉलेज दिया, मालधन में उन्होंने डिग्री कॉलेज जरूर दिया, लेकिन 10,000 रुपये दे के काम इतीसरी कर दिया। ना तो वहाँ बैठने के लिए बेंच थी, ना स्कूल था, ना एडमिशन बच्चों के हो रहे थे। तो हमारी सरकार ने वो शुरू किया। तो लोग भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने 400 करोड़ रुपए के काम किए रामनगर विधान में 5 सालों में। आपको लगता है कि 400 करोड़ रुपए के काम हुए? अब इस बारे में अगर आप माननीय विधायक जी से पूछेंगे तो एक चीज़ की जानकारी आपको वो दे सकते हैं, उनके कार्यालय से भी आपको मिल सकती है। लेकिन हाँ, इतना जोड़ है कि काम हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं। और चूँकि मैंने कहा ना कि विकास, हमारी जो समस्याएं हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि ये काम उसके सामने दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, आप ये कहा जाता है कि राकेश नैनवाल ठाकुर ब्राह्मण राजनीति बहुत करते हैं। अब मुझे ये चीज़ बताइए, राकेश नैनवाल तो ठाकुर ब्राह्मण छोड़िए, मैं तो कोई भी ऐसे काम नहीं करता हूँ। मैं तो आपको बता दूँ कि मेरा तो बचपन से अनुसूचित जाति वर्ग में भी, जहाँ मैं जानता हूँ कि आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अगर माना कोई अगर भेदभाव था तो वो सवर्णों और अनुसूचित जाति वर्ग के बीच में था। इसमें कोई दो राय थोड़ी है, पूरे देश के नागरिक भी जानते हैं। लेकिन मेरा तो बचपन से स्वभाव रहा है कि मैं तो हमेशा जो है अनुसूचित जाति वर्ग के घर में मेरा सोना खाना पीना बचपन से रहा। मैं बायकास्ट ब्राह्मण अलग बात है, ब्राह्मण होना एक अलग चीज़ विषय है ना। लेकिन जात पात की राजनीति से देखो समाज का भी नुकसान होता है, देश प्रदेश का भी नुकसान होता है। और मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो हमारे अंदर तो कूट कूट के सामाजिक समरसता भरी पड़ी है। मैंने कभी नहीं, मैं बताऊँ आपको कि मैं अगर बायकास्ट ब्राह्मण, मेरे साथ तो सबसे ज़्यादा जो है क्षत्रिय लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। तो यह केवल आपने ये संघ और भाजपा ज्वाइन कब किया? केवल मैं संघ का बाल स्वयंसेवक हूँ, और मैं जब कक्षा 7 में पढ़ता था तो मैं तब संघ का स्वयंसेवक बन चुका था, और मैंने सभी प्रशिक्षण संघ के किए हुए हैं। और ये केवल और केवल मात्र, देखिए, अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके विरोधी भी पैदा होते हैं। राजनीति एक ऐसा स्वभाव है, सामान्य जीवन में जब आप रहते हैं तो आपको कोई लांछन नहीं लगता है, लेकिन जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो आपको किस प्रकार से कैसे डेमोलाइज किया जाए, इसके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन मेरा, मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी भी, ईश्वर जानता है, ईश्वर साक्षी है इस बात का, कि मैं कभी भी जात पात, क्या होता है जात पात, मुझे बताइए ना आप। जात पात से क्या हम भला करने वाले हैं? आज समाज में हम लोग साथ में रहते कि नहीं रहते हैं? मेरे पड़ोस में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग भी रहते हैं, मेरे पड़ोस में ठाकुर भी रहते हैं। क्या हम आपस में एक से रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अच्छा, आप पे ये अगला आरोप यह है कि संगठन में तो बहुत मजबूत पकड़ है आपकी, लेकिन धरातल में आप, यानी आप जन नेता नहीं है, आप संगठन के नेता हैं, आपकी ऊंचे नेताओं में बहुत पहुंच है। देखिए, वो तो मैं, अगर मैं स्वयं की बड़ाई करने लगूंगा तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं ये बात तो मैं नहीं कहूँगा, तो जनता कहेगी। और लगातार चूँकि मैं संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ लंबे समय से, 17 साल मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं, और मैंने पहला वोट भी भारतीय जनता पार्टी को दिया था। और संगठन का लगातार काम करता हूँ, क्योंकि संगठन मुझे लगातार जहाँ भी उपयोग होता वहाँ पर भेजता है। मैं बंगाल के चुनाव में गया, मैं लद्दाख के चुनाव में गया, मैं आपके यूपी के चुनाव में गया, तो वो तो संगठन जहाँ जहाँ भेजता है तो हम काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये कहना ज़मीन में, तो मैं तो पूर्णकालिक कार्य करता हूँ, 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा प्रवास लोग तो अगर दिन में अगर जाते भी होंगे जनता के बीच में, तो शाम को जाके घर में सोते हैं। मैं तो सोता भी जनता के बीच में हूँ।
तो मैं तो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? मैं तो आपको बता दूं कि इसलिए जनता के मामले में अगर आप एक सर्वे कर लेंगे तो लोगों का आशीर्वाद जितना मेरे साथ है उसी से तो मैं इतना उत्साहित रहता हूं कि मैं और ज़्यादा करने का मेरा मन करता है। तो इसलिए ये कह देना स्वाभाविक नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि रामनगर क्षेत्र में मैंने 1200 से 1300 लोगों की पेंशन घर घर जाकर मैंने लोगों के कैंप लगाकर अपने खर्चे पर लगाई है, सरकारी पेंशन। मैं लोगों के बीच में मैंने अभी आपदा से लेके अभी आपने देखा होगा सुंदरखाल में तिमली आपदा आई, मैं 5:30 बजे लोगों के बीच में था। आप वहाँ जाके पूछे ना लोगों से कि आप राकेश सोनवाल जी को कितना अच्छा मानते, कितना प्यार करते हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन चूंकि कहीं पर बैठकर इस प्रकार का आकलन कर लेना ये ठीक नहीं है। और दूसरा जनता के बीच में चूंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं कि मेरे का कोई मैं बॉन्डेड हूँ, लेकिन मैं फिर भी लोगों के बीच में लगातार उनके सुख दुख में भागीदारी मेरी रहती है। तो इससे ज़्यादा और आदमी क्या कर सकता है? जिस दिन मौका मिलेगा तो अच्छा करने का प्रयास करेंगे। दावेदारी पेश कर रहे हैं अपनी यहाँ विधायकी के लिए रामनगर से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते चूँकि हमारा जो भी कार्यकर्ता 3 साल पुराना सक्रिय कार्यकर्ता होता है उसको दावेदारी करने का अधिकार है, कोई भी कर सकता है। पर लोग कहते हैं और मुझे पूरा विषय उन्होंने दीजिए। तो मैंने दावेदारी भी पेश की है और मैं पूर्व में भी मेरी दावेदारी पिछली बार भी थी संगठन में, और लास्ट मोमेंट में मेरा टिकट रह गया था, लेकिन मैंने पुनः दावेदारी किया। भारतीय जनता पार्टी अगर मौका देगी तो निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, और अगर भारतीय जनता पार्टी जिसको देगी उसको भी जिताएंगे। लेकिन ये कहते हैं कि चूंकि आप बड़े मजबूत कैंडिडेट थे तो भाजपा ने आपको मंडी समिति का अध्यक्ष बना के लॉलीपॉप पकड़ा दिया, लो भैया अध्यक्ष हो, अब आप दावेदारी पेश मत करना, हम आपको नहीं भी देंगे तो बुरा मानना आप लोग। नहीं, ऐसा कोई पार्टी के अंदर, मुझे तो खुद पता नहीं था कि पार्टी मुझे बनाने जा रही है चेयरमैन, मंडी का चेयरमैन। मैं तो केवल अपने को दिखाने गया था वहाँ एम्स के अंदर ऋषिकेश में, मुझे पता चला कि आपका एक लेटर आ गया है, मंडी का चेयरमैन आपको बना दिया है। तो पार्टी कभी कभी आपको आगे बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार की चीज़ें करती हैं। मेरे को उससे फ़ायदा ही हुआ है। मैं किसानों के बीच में जाके हमने बहुत अच्छा काम इस बार किया, धान खरीद में हमने बहुत अच्छा काम किया। आप देख रहे होंगे कहीं कोई शिकायत नहीं आई, कहीं कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। नहीं तो पहले हमेशा हर बार लोगों को दिक्कत परेशानी होनी थी। मैं किसानों को खुद मैंने एक प्रयोग इस बार मैंने शुरू किया कि हमने किसान 2-2 घंटा वहाँ खड़ा रहता है, उनको जलपान की व्यवस्था मैंने व्यक्तिगत अपनी ओर से कराई। तो मेरे को तो और अच्छा हुआ कि मेरे को जनता के और किसानों के बीच में जाने का मौका मिला है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं, पार्टी को जहाँ पर जैसा लगेगा वैसा पार्टी निर्णय लेगी। अच्छा, ये कहा जाता है कि जैसे आपने कहा गुटबाजी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि विधायक की बहू को हराने के लिए आपने इंदिरा आवास से हाथ मिलाया, कांग्रेसी नेता संजय नेगी से आपने हाथ मिलाया। नहीं, किसको हराने के लिए? ब्लॉक प्रमुख जो चुनाव थे उसमें विधायक की बहू को हराने के लिए। नहीं, विधायक जी की बहू का क्या मतलब होता है? विधायक जी की बहू क्यों उससे जोड़ते हैं आप? हमारी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट उम्मीदवार रेखा रावत जी थी, उनको जिताने के लिए मैंने काम किया है। बाकी किसी को हराने का क्या सवाल होता है? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो पार्टी के साथ ही तो खड़ा रहूंगा ना। तो और हमने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया। कांग्रेसी नेता तक से अपने हाथ मिला? नहीं, कांग्रेसी नेता कोई नहीं होता है। क्षेत्र पंचायत जो सदस्य होते हैं वो किसी दल के नहीं होते हैं। अपने पक्ष में करने के लिए लोगों से बातचीत की जाती है, लोगों ने हमको समर्थन दिया। उसमें कांग्रेस और बीजेपी कहाँ से बात आ गई? कुल मिलाकर हमने भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसमें मैंने काम किया। अच्छा, एक आरोप आप पे ये भी है कि पिछली बार आपके टिकट को मिलना तय था पर नहीं मिल पाए, तो नाराज होकर आप यहाँ के विधायक का प्रचार करने के बजाय आप यहाँ से खिसक दिए कहीं और दूसरी जगह पर। नहीं, देखिए, आरोप प्रत्यारोप क्या होते हैं वो विषय अलग अपनी जगह पर होते हैं। चुनाव कभी 15 दिन में नहीं लड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए विगत 5 वर्षों में 2012 से लेकर 17 तक मैं लगातार जनता के बीच में रहा, सुख दुख में रहा, हर जगह पर खड़ा रहा, पार्टी के लिए काम किया, विपक्ष में थे। हमने कांग्रेस सरकार उस समय थी, उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किए, जनता को उनके जो काले कारनामे थे वो जनता को हमने बताए। लगातार मैंने संघर्ष किया। तो इसलिए ये कह देना कि उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर हुआ। मालदन क्षेत्र जो हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, आप जानते हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी 100-150 वोटों से आगे नहीं बढ़ पाई। हमने पहले भी बहुत चुनाव लड़े, लेकिन जब मैंने मेहनत की वहाँ पर लोगों के बीच में गया, सुंदरखाल हमारा वन क्षेत्र है, वहाँ हमें कभी 7 वोट से ज़्यादा नहीं मिले 1500 वोटों में से, लेकिन मैं गया लोगों के बीच में, लोगों को कन्विंस किया, मैंने लोगों को समझाया, बातचीत करी, लोगों ने अपना समर्थन दिया। ये सब भाजपा के पक्ष में तो आया। लेकिन पार्टी अगर माना चुनाव के समय में पार्टी को अगर लगती है कि ये कार्यकर्ता अपनी सेवा दे सकता है किसी दूसरे क्षेत्र में, तो अगर माना मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी ने मैं अपने मन से अगर गया होता तो भारतीय जनता पार्टी मुझे सस्पेंड कर देते ना पार्टी से, कि भाई आप पार्टी को छोड़ के कैसे आप चले गए रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में। वो तो मुझे पार्टी संगठन मेरी जिम्मेदारी लगा दी। अगर आज भी अगर पार्टी अगर माना कहीं पर मेरी जिम्मेदारी तय कर देगी तो मुझे जाना पड़ेगा ना, कौन कह देगा नहीं गए। आपको टिकट दावेदारी पेश कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि टिकट मिलेगा आपको? नहीं, देखिए, वो तो मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेगी अच्छा लेगी, और पार्टी जिसको भी टिकट देगी कार्यकर्ता को देने वाली है ना। अगर मान लीजिए टिकट नहीं मिला, दीवान सिंह को टिकट मिलता है तो नहीं, किसी को देखिए एक्चुअली मैंने क्या कहा आपको, भारतीय जनता पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूँ, अब पार्टी के लिए तो काम कर रहा हूँ। 17 साल मैंने पार्टी को दे दिए हैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मैंने अभी शादी तक नहीं की है,
आप इस बात को मानेंगे, तो मैं ये जब लगातार 24 घंटे पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ तो पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। अच्छा, ये मैं अगर माना पार्टी का टिकट किसको देती है वो विचार अभी भविष्य के गर्भ में है, और जिसको भी देगी हमने कहा ना हम तो उसको चुनाव लड़ाएंगे, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। मेरा मिस कर गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने शादी नहीं करी है, योगी ने भी शादी नहीं करी है, आपने भी शादी नहीं करी है, तो लगता है कि ये जो भाव है यानी सेवा भाव ये रामनगर की जनता के काम आने वाला है? देखिए अब ये तो स्वाभाविक है कि अगर माना विवाह किया होता है तो अपने घर को भी समय देना पड़ता है। तो मेरा तो पूरा जीवन जो है अभी तक फिलहाल वर्तमान तक जो है वो जनता के लिए समर्पित है। देखिए रामनगर की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को देख लिया, योगी जी को देख लिया आपने, तो आपके पास एक अविवाहित नेता है, मुझे लगता है कि अगर मौका दे तो प्लीज़ उनको आप आगे लाइएगा। सबसे बड़ी बात आपसे पूछ रहा हूँ, सर्वे में भारतीय जनता पार्टी हमने एक सर्वे किया और पूरी निष्पक्षता से किया, आप उसमें जीत गए, कैसा महसूस करते हैं आप? एक तो धन्यवाद है रवि भाई, बहुत अच्छे मतलब जो है आप मेरे मित्र भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे मतलब जो है आपके कमेंट्स रहते हैं जो भी आप पूछ रहे हैं, और बेसिकली ज़मीन वाली चीज़ें हैं। आपने सर्वे किया था, बहुत अच्छा सर्वे भी था, और एक अच्छी बात ये थी कि आपने वो सर्वे पार्टियों का किया, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं किया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हकीकत में लोग भारतीय जनता पार्टी को दिल से चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है वो अच्छे काम करती है, और पूरा देश आज आगे बढ़ रहा है। तो लोग जनता चाहती है कि हमारा देश आगे बढ़े, वो नहीं चाहता हमारा देश आगे बढ़े। आप नहीं चाहते? बताइए, क्या कांग्रेस के लोग नहीं चाहते? आपकी पार्टी जीत गई पर आपका विधायक हार गया, क्योंकि लोगों ने कहा भाई नहीं अगर ये विधायक लड़ेंगे तो हम इनको वो नहीं देंगे, नाराज आपके विधायक से। कोई बात नहीं, हम सब जनता जनार्दन से जाकर पुनः आशीर्वाद मांगेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। आपसे आखिरी सवाल, गुटबाजी लोग जो आप पर आरोप लगाते हैं उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? नहीं, सभी हमारे देखिए आलोचक भी होने चाहिए, और आज राकेश नरवाल अगर राजनीति कर रहा है तो मैं आलोचकों से कभी भी बहस नहीं करता, और कभी मैं उनके प्रश्नों का जवाब उसी रूप में देता हूँ जो मुझे देना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर कोई गुटबाजी दूर दूर तक, मुझे बताइए ना, अगर मैं गुटबाजी कर रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी मुझे इतना आगे क्यों बढ़ा रही होती? आज संगठन का इतना काम मुझे क्यों दे रही होती? आज मैं चुनाव प्रबंधन समिति में भी हूँ, उत्तराखंड के जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसके अंदर भी मुझे मेरे संगठन के लोगों ने मुझे मौका दिया है, क्यों देती? कहीं कोई कुछ नहीं है, बहुत बेहतर। और मेरा तो पूरा मनयोग, मैं तो पूरे दिलो दिमाग से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, कोई भी व्यक्ति कभी नहीं कह सकता। और मैं इसके लिए कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी जगह पर जो है बहस करने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को तो आप यकीन मानिए मेरे पास अन्य दलों के किसी भी कार्यकर्ता का कोई नंबर नहीं है, और बोलिए आप, जबकि एक शिष्टाचार होना चाहिए, लेकिन चूंकि मेरा कभी भी कांग्रेस हो या अन्य लोगों, सामान्यतः हमें मिलते हैं शिष्टाचार के नाते, नमस्कार पुरस्कार होती है, लेकिन कभी भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहा हूँ, पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया ना। अच्छा सवाल, और आपने इंदिरा रावत जी का अपना साथ दिया और कहते हैं कि टिकट आप लेके आए उनके लिए, अब जब विधायकी का आप टिकट मांगने जा रहे हैं, इंदिरा रावत जी भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लगता है कि कहीं कहीं आपको लगता है कि पीठ पे छुरा घोंप दिया उन्होंने, आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, फिर होता है ऐसा कि आपने उनकी मदद की, अब आपकी मदद करनी चाहिए? देखिए रवि भाई, मैं एक बात मानता हूँ, मैं तो ईश्वर को बहुत मानता हूँ और माँ गिरजा का भक्त हूँ, भगवान बजरंगबली जी का भक्त हूँ। देखिए कौन क्या करता है ये विषय सब ईश्वर के हाथ में होता है। अगर मेरी किस्मत में अगर ईश्वर ने कोई चीज़ लिखी है तो उसको कोई नहीं छीन सकता, और मैं जब भी किसी का साथ देता हूँ तो डट के देता हूँ, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर है, क्योंकि ईश्वर को साक्षी मानकर करता हूँ। मैं कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता, ना मेरे नेचर में है, ना मैं करता हूँ, ना करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया हम दोनों अगर बीच में अगर हैं तो हमारे दोनों के बीच में एक तीसरा बैठा है, ऊपर शक्ति, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। अगर आपके साथ कोई भी अगर ऐसा काम करूंगा तो ईश्वर भी ऊपर से देख रहा होता है। क्षणिक भर के लिए लाभ हो सकता है, लेकिन उसका भविष्य में और दूरगामी के लिए बहुत नुकसान होता है। ऐसा नहीं, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है मांगने का, कोई भी मांगेगा, उसमें कोई नाराजगी नहीं है। तो ये है हमारे राकेश नरवाल जी, बहुत जबरदस्त इंटरव्यू दिया, हर कठिन सवाल उन्होंने जवाब दिया, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने कहा कि भाई आपको क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं यार कुछ ही पूछो मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि आपका चैनल रवि के बिंदास बोल और बिंदास जवाब देना मेरा काम है। राकेश नरवाल जी बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद, बहुत मुझे लगता है कि वास्तव में आप जैसे लोगों को पार्टी को आगे रखना चाहिए, और रामनगर के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप जैसे नेता आगे आए, उन्हें टिकट मिले। तो राकेश नरवाल जी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपको टिकट मिले, ये मेरी कामना है। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू, धन्यवाद।